करने से क्या है इनका। टीम के सेहत आपकी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान समीर भट्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि सेहत आपकी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो लोगों को एक मालूमात फराहम करता है। एक नए डॉक्टर से हम हर एक हफ्ते आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी कड़ी में आज सेहत आपकी प्रोग्राम में हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में डॉक्टर संदीप लहरी को, जो कि मारूफ ENT हैं, जम्मू के ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 के इस सेहत आपकी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपको जो सबसे पहले कि जो मेन डिसऑर्डर्स और डिजीज़ हैं ईयर रिलेटेड, ईयर की क्या क्या मेन डिसऑर्डर्स और डिजीज हैं, उस पर आप रोशनी डालें। कान की जो बीमारियों के बारे में पहले हम पता करेंगे। तो बीमारियों के बारे में पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कान जो है वो एक कान बोलते हैं, बट इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बाहर वाला कान जिसको आउटर ईयर कहते हैं, जिसमें पिन्ना आता है, और एक्सटर्नल ऑटरी कैनाल जो कैनाल है कान का जी वो आता है। वो खत्म होता है जहाँ पे कान का पर्दा जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं जी। वहां के बाद मिडिल ईयर शुरू होता है। मिडिल ईयर में कुछ हड्डियां होती हैं कान की जो कान में साउंड कंडक्शन के काम आती हैं जी। और उसके बाद वो एंड करती हैं इनर ईयर में, जहाँ से नसें होती हैं जो साउंड को, आवाज को दिमाग तक लेके जाती हैं जी। तो बीमारियां कान की इन्हीं 3 हिस्सों में डिवाइड की गई हैं। जो बाहर का हिस्सा में बीमारी होती है उसको आउटर ईयर की बीमारी है, मिडिल ईयर की बीमारी और इनर ईयर की बीमारी। बाहर के हिस्से में जो कान के सुनने में, कान का मेन पर्पज ऊपर वाले ने हमें बनाया है, 2 पर्पज है उसके। एक तो सुनने का काम आता है, दूसरा उसको बैलेंस के काम आता है जी। अच्छा, तो कान में बैलेंस, अगर कान में प्रॉब्लम आ जाए तो बैलेंस बिगड़ सकता है इंसान का। वो भी एक जो काफी कम लोगों को पता है कि जब चक्कर आते हैं तो उनमें एक कारण कान भी हो सकते हैं। अच्छा, तो जो अब बीमारियों में हम देखते हैं कि सुनने में क्या दिक्कत हो सकती है और बैलेंस में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो सुनने की बीमारियों में दिक्कत होती है वो हम बाहर जाकर शुरू करेंगे तो एक्सटर्नल ऑटरी कैनाल आ गए। उसमें होता है कि पिन्ना हो गया जो कान के बाहर हमें दिखता है। अच्छा, उसको कान का पिन्ना कहते हैं। अच्छा, अब पिन्ना कईयों का पिन्ना नहीं भी हो सकता जिसमें जन्मजात मिसिंग होता है। अच्छा, और इसका काम मेन होता है साउंड वेव्स को कैच करना और अंदर कंडक्ट करना, पास ऑन करना। जिनका पिन्ना मिसिंग होता है उनमें सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट वो बहरे नहीं होते। अच्छा, उसके बाद जो कॉमन बीमारी कान में मैल की बीमारी जी, जो कि हर कोई कहता है। मैल कहाँ होती है? कैनाल में, एयर कैनाल में मैल होती है जी जी। और अगर एयर कैनाल मैल से फुल हो जाए, भर जाए, तो इंसान को सुनने में दिक्कत आती है। उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। अच्छा, वैसे ही और आगे चलते हैं तो उसके आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एयर ड्रम, कान का पर्दा आता है। अच्छा, जो कान के पर्दे में बीमारियां हो सकती है, उसमें सोजिश हो सकती है, अच्छा, इन्फेक्शन हो सकती है, कान का पर्दा मिसिंग हो सकता है, फट सकता है जी। तो इन किसी भी बीमारियों में सुनने में इंसान को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस की ही टाइप है। उसके बाद हम मिडिल ईयर में आते हैं, जिसमें कान में, मिडिल ईयर में कुदरती तौर पे हवा भरी होती है। अच्छा, छोटा सा एरिया होता है, कुछ मिलीमीटर्स इनका एरिया होता है, सरफेस एरिया, और इसमें हवा भरी होती है जो नेचुरल होती है। और इन हवा में 3 हड्डियां लटकी होती है। अच्छा, अब हड्डियां अगर मिसिंग हो जाए तभी सुनने में दिक्कत आएगी, और कान में हवा की वजह पानी इकट्ठा हो जाए तभी दिक्कत आएगी जी। अब हवा की जगह पानी किस कंडीशन में इकट्ठा हो सकता है? जैसे कि जुकाम हो जाए। अच्छा, जुकाम में लोग कहते हैं कि जुकाम हो गया, मेरा कान सुनना मेरा बंद हो गया। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है जब जुकाम होती है। तो ये होता क्या है एक्चुअल? क्या वो जुकाम में क्या होता है कि कान में एक ट्यूब होती है जो नाक के पिछले हिस्से में जाके खुलती है। अच्छा, स्विचन ट्यूब कहते हैं जी। तो जुकाम में क्या होता है, नाक वाले हिस्से वाला जो एंड होता है वो ब्लॉक हो जाता है जी। तो ब्लॉक होने की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, जो हवा आर पार जा रही है, नाक से कान में जा रही है, उस हवा को मेंटेन कर रही है मिडिल ईयर को, वो ब्लॉक हो जाती है। तो उससे मिडिल ईयर में क्या होता है, पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर बनता है। अच्छा, तो मिडिल ईयर में पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जब हवा की जगह पानी इकट्ठा होता है तो साउंड की कंडक्शन और जो अंदर हड्डियां हैं उनकी मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से कान में सुनने की इंसान को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और इसीलिए जुकाम में प्रॉब्लम आती है। तो जुकाम की वजह से जो कान में प्रॉब्लम आती है, उसको जुकाम ठीक होने से
कान की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अच्छा, रिलेटेड है ये? रिलेटेड है। अच्छा। उसमें जुकाम का ही इलाज करना चाहिए। अच्छा, पहले जुकाम का ही करना हाँ, चाहिए। उसमें कान के ड्रॉप्स काम नहीं आएंगे। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, वो कान की तरफ जाते हैं, वो कान को। कान के ड्रॉप्स डालते हैं। जी जी। बट उसमें जुकाम का इलाज करेंगे तो कान ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद अच्छा। ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और तीसरा इसमें आ गया, जैसे मिडिल ईयर में बात कर रहे थे, एक तो आपने पूछा जैसे पानी जुकाम जी जी रहता जी है। जी। तीसरा जो हड्डियां होती हैं कई बार वो मिसिंग हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कभी जी, झटका जी, लगे, या फिर कि बीमारी में उसकी हड्डियों की इरोजन हो जाती है। जी उसमें भी वही हेयरिंग लॉस आता है, इसमें भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ही कहते हैं। जी जी जी। उसके बाद आ जाता है इनर ईयर। ओके। इनर ईयर नसों का एक जंजाल होता है, जो साउंड वेव्स जब वहां पहुंचती हैं तो वो इनर ईयर कंडक्ट करता है ब्रेन तक जी। साउंड को। अब उसमें भी कई बार होता है कि कोई डिफेक्ट हो जाता है, ओल्ड एज में जैसे डिफेक्ट होता है, कई बच्चों को जन्मजात प्रॉब्लम आती है, जी। तो उसमें वो जो नसें होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है, अच्छा। तो उसमें सुनने में डिफेक्ट आती है। उसको सेंसी न्यूरल हियरिंग, जी, जी। सेंसरी और न्यूरल। तो उसकी वजह से जो हियरिंग होती है वो नॉर्मली ओल्ड एज में ज्यादा होती है, और ओल्ड एज में अगर सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा तो उसमें हियरिंग एड हम यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है। बट इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप कारण पूछ रहे हैं, बच्चों में जो सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, जो जी। बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं, जन्म के कुछ देर के बाद इनको कोई प्रॉब्लम होती है, पीलिया बड़ा ज्यादा हाई ग्रेड पीलिया हो जाता है, उनको भी नसें कमजोर होती हैं, तो उन्हें बड़ा जरूरी है ये बच्चों कि उन बच्चों को पहचाना जाए जल्दी। ईयर इन्फेक्शन जो होता है, ईयर की जो इन्फेक्शन, आपने रोशनी डाली कुछ चीजों पे, मेन क्या वजह होती है, जो ये कैसे होता है ईयर इन्फेक्शन, और उसके तदाबीर क्या है? एयर इन्फेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स हैं। जी जी, आपने उस तो पे तीनों पार्ट में अलग अलग कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन के। जो एक्सटर्नल एयर है वहां पे इन्फेक्शन गरम गरम गंदा पानी जाने से हो सकता है, कभी वैक्स बड़ी स्ट्रांग हार्ड वैक्स हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और फंगस हो सकती है जैसे कि डायबिटिक्स में होती है। मिडिल एयर में इन्फेक्शन हो सकती है, मिडिल एयर होता है जो पर्दे के पीछे का जी है, जी जी। उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कईयों में सुराख होता है, और इन्फेक्शन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और कई लोगों को उसमें फंगल इन्फेक्शन भी होती है। अच्छा। तो मेन इनका कारण होता है गंदगी से, गंदा पानी, या वो कान में जाने से, या फिर कईयों को जो कान में सुराख होता है तो वो अपनी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते कान में। अच्छा। वो कभी भी नहाएंगे तो कभी वो पानी जाएगा, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। अच्छा। ठीक है। डायबिटिक्स जो होते हैं, या हम एयरबड से कान साफ करते हैं कई बार। जी जी जी, वो अक्सर हमने देखा उससे करते हैं। एयरबड से साफ करते हैं तो वो हम जब रगड़ते हैं एयरबड से कान की स्किन ना छोटी छोटी उसमें जख्म हो जाते हैं, अच्छा। तो उन जख्मों में बैक्टीरिया पनपता है, अच्छा। तो उसमें फिर उसकी इन्फेक्शन कुछ देर के बाद हम ज्यादा रगड़ेंगे, बार बार करेंगे तो कुछ उसमें लोग हमने infection- डॉक्टर साहब इसी के साथ में कि हाथ से ही साफ करते रहते हैं, वो कितना डेंजरस है? हाथ अंदर नहीं जा सकता, एयर ड्रम पंचर नहीं कर सकते आप हाथ से, लेकिन एयरबड से आप पंचर कर सकते हो। जी। तो हाथ से बेटर रहता है, अगर खारिश हो रही है तो हाथ से करें, उंगली बेटर रहती है, चाबी या जो एयरबड होता है उससे बेटर रहती है, लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना चाहिए, कान को छेड़ना अवॉइड करना चाहिए। वैक्स निकालने की जरूरत नहीं होती है कान में, वो एक मिसकंसेप्शन है कि हमें वैक्स निकालनी है। डीफनेस है, डीफनेस के क्या रीजन होते हैं और किस तरह से इस चीज को बचाया जाए? डेफनेस के वही बताया मैंने कि 2 कारण है डेफनेस के, एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, एक सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है वो कान के पर्दे की वजह से हो सकता है, कान की हड्डियों की वजह से हो सकता है, या कान में मैल होती है उससे भी हो सकता है। जी। जो सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो कान की नसों की कमजोरी की वजह से होता है। अच्छा। ब्रॉडली इन 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है डेफनेस को, तो दोनों के कारण अलग अलग हैं। लेकिन हमने देखा कि जो लोग हैं वो इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, मतलब इस चीज को इतना फॉलो नहीं करते और खुद ही कोशिश करते हैं, तेल डालते हैं। क्या ये फिजिबल है, क्या ये एडवाइजेबल है? बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है सर। एयर को लास्ट लोग लेते हैं, एयर की केयर करना लास्ट में, वो पहले 10 जगह जाते हैं, घर में टोटके करते हैं, उसके जी। बाद वो डॉक्टर के पास आएंगे कि अभी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तब आप देखिए। एयर में जो वैक्स होती है वो नेचुरल क्लीनिंग के लिए है और एयर को मॉइस्चर देने के लिए है। जी। वो नॉर्मल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, वैक्स कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम गन में गए थे, वो गन जम गया कान में। जी वैक्स जैसे पसीना आता है वैसे ही वैक्स नॉर्मल बनती है। जी। कई लोगों को ज्यादा बनती है, कहीं को कम बनती है। पसीने के जैसे पसीने के समझ सकते हैं जी, कि जी। कईयों को पसीना ज्यादा आता है, कईयों को कम आता है। हाँ। तो एयर क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है, एयर क्लीनिंग की एयरबड से जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों में जिनमें वैक्स ज्यादा बनती है या वैक्स ड्राई हो जाती है, हाँ। उनमें एयर क्लीनिंग की जरूरत होती है, वो भी अंडर स्पेशलाइज्ड केयर, क्योंकि इसमें आप
बड़ी कॉमन एक मिस्टेक करते हैं कि ईयरबड से हम करते हैं ईयरबड को साफ कान को, और उससे बड़ी कॉमन लोग आते हैं कि उनको थोड़ा झटका लग गया, ईयरबड अंदर चला गया और पर्दा रप्चर हो गया, तो वो थोड़ी सी चीज को बड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। खुद घर का नोटका नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कंसल्ट करना चाहिए किसी ईएनटी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपके साथ बातचीत चल रही है, अच्छा आप कह रहे हैं और अच्छी आप एडवाइस भी दे रहे हैं। सेकंड सेगमेंट में आपसे मैं ये पूछूंगा कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, चाहे खासकर ओल्ड एज जो लोग हैं और बच्चों के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आप उसके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है डॉक्टर संदीप लहरा, ये एएनटी स्पेशलिस्ट हैं जम्मू में। छोटे बच्चे हैं, उनके कान नाजुक होते हैं और अक्सर हमने देखा है कि उनके जो कान हैं, कानों में अक्सर प्रॉब्लम्स रहती हैं। बच्चों को लिया जाता है डॉक्टर, क्या रीजंस रहते हैं, क्यों ये इनका ज्यादा होता है, क्या क्या चीजें आप, क्योंकि आप इससे डील करते हैं, क्या क्या ज्यादा डिसऑर्डर्स आप बच्चों में देखते हैं? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें काफ़ी कम लोगों को एक नॉलेज नहीं है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डेवलप कंट्रीज है उनमें क्या होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसके कान का हियरिंग का टेस्ट करते हैं जी। वो एक बेसिक क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि पैदा होते ही विद इन 1 मंथ एक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे वो नहीं होता है। यहाँ पे बच्चा जब पैदा होता है हियरिंग माँ बाप को पता नहीं चलता है, पता तब चलता है जब वो सोचते हैं कि बोल क्यों नहीं रहा है, और तब बंदा सोचता है कि ये सुन तो नहीं रहा, कहीं सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो लास्ट में सोचते हैं, उनको पहले दिमाग में होता है कि ये बोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सुन नहीं पाते वो कभी भी बोल नहीं पाएंगे। तो हियरिंग का असेसमेंट शुरू के 6 महीने में कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा सुनता है ठीक या नहीं सुनता है। उसके बड़े तरीके हैं, फिंगर क्लैपिंग से कर सकते हैं, आवाज़ से कर सकते हैं, चुटकी बजा के पता कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ा भी डाउट हो कि सुनने में कोई दिक्कत है तो हमारे पास काफ़ी टेस्ट हैं जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे की सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर विद इन 9 मंथ्स या 1 ईयर से पहले हम डायग्नोज कर पाएँ कि इस बच्चे में सुनने में दिक्कत है, तो हम उसको कुछ ऐसी सर्जरिकल, आजकल कॉकलियर इम्प्लांट्स आए हैं या कुछ हियरिंग एड लगा सकते हैं जिनसे बच्चा सारी उम्र नॉर्मल रह सकता है। अच्छा। बाकी जो कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों में इन्फेक्शन, जुकाम वाली थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, अच्छा, इसी वजह से उसके कान भी इन्फेक्ट ज़्यादा होते हैं। और बच्चों में जब भी कान में पेन हो या उनको लगे कि बच्चा कान की कोई कंप्लेंट कर रहा है तो हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, कान में ड्रॉप्स नहीं डालने चाहिए, मैल नहीं सोचनी चाहिए। हमें चाहिए कि उसमें इमीडिएटली किसी डॉक्टर को दिखाएं ताकि अगर इन्फेक्शन हो तो उसको कंट्रोल कर सकें। जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना कान के पर्दे फटने का, वो बचपन की इन्फेक्शन होती है। अच्छा, बचपन में बच्चे को इन्फेक्शन हुई होती है जिसका इलाज नहीं हुआ होता, और उस इन्फेक्शन की वजह से कान का पर्दा रप्चर हो जाता है। अच्छा। वो फिर एक बार रप्चर हो जाता है तो फिर वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है और बार बार उसको फंस आती है। मतलब ये पूरी उम्र तक चलता है फिर उसका, जब तक उसकी इलाज ना होगा, सर्जरी ना हो। अच्छा, सर्जरी ना हो। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बच्चों में सुनने का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुनने की जो नसें हैं, सुनने की जो ताकत है वो डेवलप होती है पहले 2-3 साल के अंदर। अच्छा। ठीक, 3 साल में अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट काफी कम हो जाती है। और अगर वो सुनेगा नहीं बच्चा शुरू में तो वो उसके स्पीच सेंटर डेवलप नहीं होंगे। स्पीच सेंटर डेवलप होने के लिए उसका सुनना बड़ा जरूरी है। और पहले साल, आजकल तो पहले तो लेट करते थे, बट अब 9 महीने तक से पहले भी हम कॉकलियर इम्प्लांट कुछ सेंटर्स में हो रहे हैं। अगर दर्शकों को बताएं कि क्या क्या इफेक्ट होता है इस नॉइज पोल्यूशन से? नॉइज पोल्यूशन से होता क्या है कि नसों पे इफेक्ट पड़ता है। जो सुनने की नसें हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, और उससे सुनने में आहिस्ता आहिस्ता डिटेरेशन शुरू हो जाती है। बच्चों में फिर भी एडेप्टेबिलिटी होती है, बच्चा अगर नॉइज पोल्यूशन से थोड़ी देर के बाद हटाएंगे तो वो रिकवर करेंगे। बट जो बड़े लोग होते हैं, खासकर जैसे हम जाते हैं, डीजे लगे होते हैं आजकल शादियों में, या फिर किसी लाउड स्पीकर लगे होते हैं सत्संग में या कहीं उनमें जाते हैं पूजा के स्थानों पे, तो वहाँ पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे, उनके पास जो भी बैठेगा तो उसको वो इफेक्ट आएगा। खासकर अगर हमें किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ शोर है जी, और बच्चों को भी लेके जाना है जी, तो बच्चों की प्रोटेक्शन जरूरी है। थोड़ा सा कॉटन लेके दोनों कानों में डाल दें ताकि बच्चा भी प्रोटेक्ट रहे। और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे वर्कर्स हैं जिनको जाना ही जाना है, वो नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो उनको कोई कान की प्रोटेक्टिव वेयर लेना चाहिए ताकि उनको डायरेक्ट एक्सपोजर कम हो जाए। ओल्ड एज की बात करें तो जब ओल्ड एज कोई हो जाता है तो उसके कानों, उसके सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है।
सर ओल्ड एज में जो हियरिंग लॉस होता है वो नसों की कमजोरी से होता है। अच्छा। जैसे बॉडी सारी नसें वीक होनी शुरू हो जाती हैं, वैसे सुनने की नसें भी वीक होती हैं। तो उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना पड़ता है। शुरू में हमें अपना शुगर लेवल अगर डायबिटिक है वो कंट्रोल में रखें, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रखें, लिपिड प्रोफाइल अच्छी तरह कंट्रोल में रखें, डाइट अपनी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे लें, और इन चीज़ों से हम इनको डिले कर सकते हैं। अल्टीमेटली इनका कॉज जेनेटिक कॉज होता है कि कुछ लोगों की हियरिंग ओल्ड एज में ज़्यादा खराब हो जाती है, कुछ लोगों लंबे समय तक सुनते रहते हैं। जो हेडफोन लगाते हैं ये कितना हार्मफुल है और किस तरह से हार्मफुल है? हेडफोन से सर दो किस्म के, एक तो लाउड साउंड देता है डायरेक्टली कान को जी। दूसरा इसकी हीट होता है, वो रेडिएशन देते हैं। तो उससे दो किस्म के हार्म है, एक तो दिमाग पे असर करता है इसका, और दूसरा कानों की नसों पे असर करते हैं। कानों की नसें कमजोर होती जाती हैं, और जो बच्चे ससेप्टेबल होंगे इसके लिए वो जल्दी असर होगा, वो 6 महीने भी यूज करेंगे उनको शुरू हो जाएगा। तीसरा, हेडफोन लगाने से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कान में सीटी बजना शुरू हो जाती है, इसको टेनाइटस कहते हैं, जो लोग काफी इग्नोर कर रहे हैं, और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। हेडफोन और मोबाइल हियरिंग लॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज बने हुए हैं एडल्ट एज में, और वही ओल्ड एज में ट्रांसफर करते हैं आगे जाके। बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि हेडफोन अगर लेके देना है तो उनको अच्छी क्वालिटी का है जिसमें मास्किंग हो, और अच्छा। दूसरा उनको टाइम लिमिट दें कि इसी टाइम में यूज करना है, कुछ सारा दिन ना यूज करते रहें। दूसरा, मोबाइल जब भी यूज करें कोशिश ये करनी चाहिए कि स्पीकर से बात करें। एयर रिलेटेड जो इश्यूज की बात करें तो क्या क्या स्टडीज आई हैं, जो नई स्टडीज आई हैं? सर एयर में जो मेन इन्वेस्टिगेशन हियरिंग के लिए करते हैं वो पहले करते थे हम प्योर ऑडियोमेट्री। ओके। ऑडियोमेट्री जैसे वो आजकल ऑलमोस्ट हर सेंटर में है, उसमें हियरिंग पेशेंट खुद बताता है आपको कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, उसका पेशेंट रिस्पांस के हिसाब से हम चेक करते हैं। ठीक, ये ऑडियोमेट्रिक टेस्ट है। उसके बाद इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री है, जो पेशेंट जो मशीन होती है वो बताती है, वो रिकॉर्ड करती है, उसमें कुछ अलग किस्म की हियरिंग डिसऑर्डर्स रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी टेस्ट आए हैं, जैसे बेरा टेस्ट आया है। बेरा टेस्ट में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, जैसे ईसीजी और ईजी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जी। तो वो चेक करते हैं कि ये जो साउंड वेव्स हैं ये कन्वर्ट होकर दिमाग में कितनी जा रही है, जी। तो उससे हम डिटेल में पता कर सकते हैं, और उसमें पेशेंट फेक नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में जो हेयर का जो सुनने का जो पावर है, यहाँ क्या इसमें पाया जा रहा है? जो एयर रिलेटेड जो इश्यूज हैं क्या ज्यादा पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स? जम्मू कश्मीर में सर ऐसे तो कुछ एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पे ये डेफ एंड डम चाइल्ड काफी हैं। एक पॉकेट है कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ एरियाज में जहाँ पे ये डोडा एरिया में, हाँ डोडा, वहाँ पे डेफ एंड डम ऑलमोस्ट वो जेनेटिक कॉज सोच रहे हैं सारे, मतलब उसमें पाया गया है कि ये जेनेटिक कॉज, क्योंकि उनमें इन मैरिजेज होती हैं फैमिलीज जी, में, जी, जी। तो वो जेनेटिक कॉज की वजह से उन पॉकेट्स में डेफ एंड डम काफी हैं। वो डम नहीं है, वो डेफ थे, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो डम हो गए, वो सुन नहीं सकते थे बचपन से, माँ बाप को पता नहीं था, उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुई तो वो गूंगे भी हो गए बचपन। जी। तो वो पॉपुलेशन कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे ये पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, और कुछ एरियाज है जहाँ पे जैसे आर्मी पर्सन रिटायर होके आते हैं, जब वो रिटायर होके आते हैं तो उनमें भी हियरिंग की प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्सपोजर, उनको गन का एक्सपोजर हुआ होता है, फायरिंग रेंज में एक्सपोजर हुआ होता है, तो उनको भी हियरिंग लॉस जल्दी ऑनसेट आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये हियरिंग का जो इशू है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप घर में क्या क्या, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा रखनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? सर घर में जो टीवी देख रहे हैं, एक तो वो दूर होना चाहिए, उसकी आंखें बचाने के लिए तो काम आएगा। हियरिंग भी उसके जो साउंड है वो इतनी होनी चाहिए कि आप उसको आराम से सुन सकें। डीजे जो लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें। जो इंटेंसिटी तो जरूरी है, बट ड्यूरेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब हम इस प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में आ चुके हैं, तो 5 टिप्स, जो मोटा मोटा 5 टिप्स ईयर्स के पर्दों को, हियरिंग को, अपनी जो सुनने की क्षमता उसको बरकरार रखने के लिए 5 टिप्स जो आप देना चाहते हैं दर्शकों को, वो क्या है जो वो फॉलो कर सकते हैं ताकि उनके कान मजबूत रहें? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि बच्चे के कान में कभी दर्द हो तो इसको इग्नोर ना करें। उसको ये ना सोचें कि इसको मैं आज कान में तेल डाल के आज का काम दिन चला लेती हूँ और कल डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, क्योंकि बच्चे के कान के दर्द को आप उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन में बदल सकते हैं। अच्छा। एक दिन के देरी से
दर्द हो रही है तो उसका इलाज होता है, पत्ता रप्चर हो गया तो उसका इलाज लंबा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आपके घर में बच्चा कोई कान की कंप्लेंट करता है, खासकर दर्द कहता है और उसको जुकाम भी लगा हुआ है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा कान की टिक है कि कान खुद घर में एयरबड से साफ ना करें। अच्छा। वो आप साफ करने के बजाय नुकसान कर रहे हैं। कान के अंदर जो इक्विलिब्रियम बना होता है, बाल होते हैं, म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जब भी आप एयरबड रगड़ते हैं तो उसको आप इंजर करते हैं। तो वो आप बार बार करेंगे तो कान एक तो ड्राई हो जाएगा, दूसरा आपको कान में इरिटेशन शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन इंड्यूस कर सकते हैं। अच्छा। तीसरा, आपको अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये इतने लिमिट में यूज़ करें जितनी ज़रूरत है। इसको अपने प्लेजर के लिए यूज़ करने के बजाय अपने नीड बेस पे यूज़ करें। कान में डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कान क्या, सारी बॉडी में जैसे डाइट इंपॉर्टेंट है, तो कान में भी वैसे ही है। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, ठीक है, और आपको फ्रूट्स लेने हैं कान के लिए। फ्रूट्स आपके एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। जो मैं लास्ट टिप आपसे मांगना चाहूंगा, जो जैसे हम नहा रहे हैं तो साबुन जो है, क्योंकि अक्सर हमने देखा जब साबुन अंदर चला जाता तो क्या उस वक्त नहाने के वक्त कान में आपका उसको बंद रखना चाहिए? ये फिर कान आपका नॉर्मल जो कान है, जिसके कान में सुराख नहीं है, जिसके कान का पर्दा हेल्दी है, उसको कान में कुछ भी कॉटन वगैरह रखने की नहाते टाइम जरूरत नहीं है। जिसके कान में पर्दे में डैमेज है उसको जरूर रखना चाहिए। और दूसरा ये कि कान को एयरबड से साफ नहीं करना चाहिए नहाने के बाद। आप बाहर कान का पिन्ना जो एक्सटर्नल कान दिख रहा है उसको आप टॉवल से साफ कर सकते हैं, बट कान को साबुन लगा के अंदर से क्लीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कान के अंदर जो सेरेमन होता है ना, जो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, वो जरूरी है कान के लिए। अगर वो हम बार बार रगड़ के उसको साफ ही करने की कोशिश करेंगे तो वो ऊपर वाले ने हमें कुछ बचाव के लिए दिए हैं। मॉइस्चर देता है, लाउड साउंड से एक्सपोजर से बचाता है और ड्राइनेस से बचाता है कान। तो अगर वो हम चाहते हैं कि जड़ से निकल जाए मैल, तो वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि कान बिल्कुल साफ हो जाए, वो भी गलत है। एक बैलेंस रखना चाहिए कि ज्यादा वैक्स होगी तब भी दिक्कत है और कम नहीं होनी चाहिए, कम भी होगी तब भी दिक्कत है। तो एक नॉर्मल जो नेचुरल बैलेंस है वो कुदरती तौर पे मेंटेन रहता है कान का। तो आपको बार बार कान जो नहाने के बाद, जैसे आपने कहा कि साबुन से साफ करना चाहिए, वो बाहर से आप कर सकते हैं, बट अंदर से साबुन लगा के साफ करने की कान को जरूरत नहीं होती है। वो ऊपर वाला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो खुद ही ऑटोमेटिकली साफ होता है। लास्ट में आपसे ब्रीफ में पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या एडवांसमेंट हुई है? एयर रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन है उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है या इम्प्रूवमेंट हुई है? क्योंकि बहुत सारे अक्सर देखते हैं हम कि लोग बाहर जाते हैं, वहाँ ठीक करवाते हैं जब भी कोई। जम्मू कश्मीर में सर अब आजकल तो ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज जम्मू कश्मीर में हो रही हैं एयर की। और इनफैक्ट अभी हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक उम्दा माइक्रोस्कोप, मतलब बेस्ट माइक्रोस्कोप काल से इसका, वो प्रोवाइड किया है। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जी। और मेडिकल कॉलेज में तो पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है। वहाँ पे भी कॉकलियर इम्प्लांट भी शायद अभी शुरू कर रहे हैं वो। तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, खासकर जब से इन्होंने माइक्रोस्कोप पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माइक्रोस्कोप नहीं थे जी, या पुराने मॉडल के थे, तो इतनी एडवांस एयर सर्जरीज नहीं हो पाती थी। अच्छा। अब उन्होंने बड़े उम्दा और बेस्ट माइक्रोस्कोप उन्होंने प्रोवाइड किए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। तो हर एक सर्जरी जो कर सकते हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर पोस्टेड है, वो जो कर सकता है वो कर सकता है। उसमें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है इसमें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अब आज का प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार। गर्मियों की थकान मिटाए ग्लूकोन डी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।